हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश आईटी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर समझा था और उसके बहुत सारे टाइप्स को भी देखे थे। तो हम देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा था, जिसमें बहुत सारे टाइप्स थे असाइनमेंट ऑपरेटर के, जिसमें एक सिंगल इक्वल टू जब हम लिखते थे तो वो असाइनमेंट का काम करता था, बट उसके साथ और भी हम कुछ एक्सप्रेशन को ऐड करके असाइनमेंट कर सकते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन थे उन सबको असाइनमेंट के साथ हम यूज करके डायरेक्ट असाइन कर सकते थे किसी भी वेरिएबल में। तो आज हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स को समझेंगे कि हम कैसे कैसे डिक्लेरेशन करेंगे, कैसे हम वैल्यू को असाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स को, जो कि है सिंगल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट्स, यानी कि हम एक टाइम में एक वैल्यू को असाइनमेंट करेंगे, मल्टीपल को कैसे असाइनमेंट करेंगे, तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आज हम दो स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में तीन टाइप्स के हम देखेंगे, जैसे कि है तो इफ स्टेटमेंट्स है, लेकिन इसके भी बहुत सारे टाइप्स है। इफ है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम समझेंगे। फिर फाइनली हम लास्ट में ये समझेंगे कुछ प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम में हम इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम दो स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आगे अब हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उन दोनों में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। खासकर ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के प्रोग्राम में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लिया था। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, जैसे हम इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिंगल अगर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, तो ये एक मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है जो ए है, ठीक है, उसका रेफरेंस रख रहा है। और इस मेमोरी ब्लॉक में क्या रखा हुआ है, तो ये जो 5 वैल्यू है ये इस ब्लॉक में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यू हमें असाइन करना है उसके लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हम समझते हैं इन सबको। The equal operator is used to assign value to a variable। किसी भी एक वेरिएबल में अगर हमें वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस बात को हम अभी भी समझ लिए, और प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझा थे। अगर ऑपरेटर वाला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर एक बार देख ले, ताकि आपके ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके, और ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें ऑपरेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो वो ऑपरेटर के थ्रू ही करोगे। और कब हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ये तभी हमें मालूम चलेगा, तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे जब हमें सभी ऑपरेटर्स के बारे में पता हो। तभी तो जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, अब हमें किस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएं कि इक्वल टू एक ऑपरेटर है जिसका काम होता है असाइनमेंट करने का। इट सपोर्ट 2 वे फॉर असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो 2 तरीके से असाइनमेंट करने का काम करता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है सिंगल असाइनमेंट। सिंगल असाइनमेंट क्या कहता है, पाइथन अलाउ अस टू असाइन अ वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक सिंगल वेरिएबल है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, ये x क्या है, तो एक सिंगल वेरिएबल है, और एक टाइम में सिंगल वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए
सिंगल असाइनमेंट का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमने लिखा है x असाइन 10, इसका मतलब क्या है कि एक x नाम का ब्लॉक है और उसमें 10 असाइन हो गया। तो इस स्टेटमेंट का काम क्या है, तो एक सिंगल वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, और ये जब एग्जीक्यूट करेगा लाइन तो वो एक ही स्टेटमेंट है और इसमें एक ही ब्लॉक क्रिएट होगा और उसमें एक ही वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, सिंगल असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि एक ब्लॉक में एक वैल्यू को रखा जाए तो उसे हम सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का काम क्या है, तो पाइथन अलाउ अस टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट लिखे और एक ही टाइम पे हमारे जितने भी वेरिएबल है, सपोज मोर देन 2, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा जो भी वेरिएबल है उसमें हम एक टाइम में कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, तो वैसे स्टेटमेंट को हम मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहेंगे, विच इज ऑल्सो नॉन एज मल्टीपल असाइनमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास 3 वेरिएबल है A, B एंड C। हम एक ही टाइम में इन सभी में वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम कैसे रखें। सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, तो क्या ऐसे वेरिएबल असाइन हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा और एक ही स्टेटमेंट में क्या हुआ, तो सपोज ये जो है ना सीरियरली असाइन होगा। जैसे कि A है, फर्स्ट में A है तो फर्स्ट में 10 है तो A में 10 जाएगा, फिर सेकंड में B है, फिर यहाँ सेकंड में 20 है तो B में 20 वैल्यू चली जाएगी, फिर यहाँ पे C है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एक करके असाइनमेंट होगा। आइए हम इन सबको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं ताकि और भी बेहतर आपको क्लियर हो सके। तो हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पाइथन सेल प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है। अब मैं दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लिखा A असाइन 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इस स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल बन रहे हैं, एक ही वेरिएबल बन रहा है। तो जब एक स्टेटमेंट में एक वेरिएबल का असाइनमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगल असाइनमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि B असाइन C असाइन D असाइन 20। ठीक है, यहाँ पे अब समझिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है 20 और 20 किस में जाएगा, हमने पढ़ा था ऑपरेटर में कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करता है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक B नाम का वेरिएबल बनेगा और B में चला गया 20। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ेगा तो B की जो वैल्यू है वो C में चली जाए, तो हमारे पास एक C नाम का जो वेरिएबल होगा उसमें ये वैल्यू वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आ गया 20। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि C की जो वैल्यू है फिर नेक्स्ट क्या करो तो B में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो D था हमारा और यहाँ पे C हो गया और फिर यहाँ पे B नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, और B में भी क्या आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्टेटमेंट लिखा और एक ही स्टेटमेंट में हमने 3 वेरिएबल्स बनाए जिसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बट जो वैल्यू है वो सेम ही है। ठीक है, 20 20 20। अब मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे A को प्रिंट कराया तो A का 10 आ रहा है, बिकॉज कि हमने सिंगल स्टेटमेंट A वेरिएबल में हमने 10 को असाइन कराया था। अब हम नेक्स्ट को प्रिंट करा के सब देखते हैं। जैसे कि हमने B को लिखा तो B में देखिए 20 आ रहा है। फिर हम यहाँ पे C को भी प्रिंट कराते हैं तो यहाँ C भी 20 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पे जितने भी है B C D तो इसमें हमने क्या किया तो सब में एक ही वैल्यू को रखा है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, तो अब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को रखते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा X Y, Z। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को एक साथ रख लिया और एक ही असाइनमेंट का यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे जैसे जैसे हमने सीक्वेंस रखा है X Y Z, तो हमें वैसे ही X की वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज कि X की वैल्यू हो गई 15 और फिर Y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 25 एंड Z की वैल्यू हो गई 35। ठीक है, तो यहाँ पे
आप समझें कि जो फर्स्ट में है नंबर 1 पे जो वैल्यू है नंबर 1 वाले वेरिएबल में जाएगा, नंबर 2 वाला जो वेरिएबल है वो नंबर 2 वाला वैल्यू जाएगा, फिर नंबर 3 वाला जो वैल्यू है वो नंबर 3 वाले वेरिएबल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अपने पोजीशन पे जो जितने नंबर पोजीशन पे है वो उतने नंबर पोजीशन वाले वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करेंगे। ओके, ये क्लियर हो चुका है। अब मैं इन सबको बारी बारी से प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो अब हम इसे प्रिंट आउट करके भी देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से x को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ देखिए कि आउटपुट में 15 आ रहा है। ठीक है, अब मैं y को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे 25 आ रहा है एंड z का जो आउटपुट है वो हमारा 35 आ रहा है। यानी कि इससे ये हो रहा है ना कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें जैसे जैसे वेरिएबल है और उसी के सीक्वेंस में हमें वैल्यू देना होगा और जो भी वैल्यू होगा वो अपने सीक्वेंस में ही वेरिएबल में असाइन करेंगे। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के जगह और भी कोई हम वैल्यू जैसे स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रोल और फिर कॉमा, नेम, कॉमा और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रोल नंबर सपोज 1 दे दिया और नेम मोहन हो गया एंड इसका मार्क्स जो है वो हमने दे दिया 95.8। ठीक है, अब क्या है कि हमने मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ। तो अब हम इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रोल और यहाँ पे हमें 1 मिल गया, नेम तो नेम भी हमें मोहन मिल रहा है एंड मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स भी हमारे पास मिल रहा है 95.8। तो इस तरीके से हम मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि सिंगल असाइनमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम एक टाइम में एक स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल को अगर असाइन कर रहे हैं तो वो सिंगल असाइनमेंट कहलाएगा और एक स्टेटमेंट में हम मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसे हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, तो जहाँ भी हमें कोई डिसीजन लेना हो, यस और नो इस टाइप का कोई भी डिसीजन लेना हो, तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन होता है और हम उस कंडीशन के बेस पे ही हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में कंडीशन लिखी हुई होती है उस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। कोई एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। विच इज इवेल्युएटेड टू अ बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। और इसका आंसर कैसे आएगा, इसका इवेल्युएट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या बारिश हो रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो हाँ बारिश हो रही है, अगर नहीं हो रही तो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्या बारिश हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है तो ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट बोला क्वेश्चन वाला, तो यहाँ पे इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं और इसका आंसर क्या होगा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, कि हाँ या ना। बस यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का काम। तो हमने ये समझा कि कंडीशन जिस भी लाइन में लिखते हैं उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसका वर्किंग ये है कि ये डिसीजन लेने का काम करता है। डिसीजन मेकिंग अलाउ अस टू रन पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड फॉर पार्टिकुलर डिसीजन। यानी कि जैसा आपका डिसीजन होगा उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका जो ब्लॉक बना हुआ है वो रन करेगा। यानी कि कंडीशन के साथ दो ब्लॉक बनेंगे, एक ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। जैसे कि जब हम प्रोग्रामिंग अप्रोच देख रहे थे तो उस अप्रोच में हमने ये समझा था कि कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है एक, तो उसमें क्या होता है, तो हम कंडीशन रखते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर बारिश हो रही है तो हम घर में बैठ के टीवी देखेंगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम बाहर जाकर फील्ड में जाकर फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था ये वाला। तो अब चेक करना है कि क्या बारिश
हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर कंडीशन ट्रू आ रहा है यानी कि हाँ बारिश हो रही है, तो घर में बैठ के टीवी देखना है। अगर बारिश नहीं हो रहा तो अब हमें जाकर बाहर फुटबॉल खेलना है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट। अगर ट्रू हो रहा है तो ट्रू में जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो चलेंगे और फॉल्स में जो स्टेटमेंट होगा वो चलेगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन आर अवेलेबल आर। डिसीजन जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स के स्टेटमेंट हैं। पहला जो है इफ़ है, सेकंड जो है इफ़ एल्स है, एंड थर्ड नंबर जो है इफ़ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। हम एक एक करके सबको समझेंगे। इफ़ का हिंदी आप जानते भी हैं कि यदि। तो यदि कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे कोई कंडीशन आ रहा है। यदि बारिश हो रही है तो हम घर में बैठ के टीवी देखेंगे, अगर बारिश नहीं हो रही तो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशनल है। तो कंडीशन में हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें समझने का मतलब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका फ्लो डायग्राम क्या होगा, तो हम इन सबको समझते हैं। इफ़ a statement is the most simple decision making statement। ये बहुत ही सिंपल है, इसको यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। It is used to decide whether a certain statement or block of statements will be executed or not। तो यहाँ पे ये है कि इफ़ स्टेटमेंट जो है बहुत ही सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो कंडीशन वाला ब्लॉक है क्या उसे चलाना है, एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। बस एक ही ब्लॉक की इसमें बात की जाएगी जो कि इफ़ का होगा। अब हम चेक करते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि हम लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है, उसमें हमने ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन इन तीनों चीज़ों को समझा था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक एक करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है हमारा तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? तो एक्सप्रेशन हो गया। और ये जो कॉलन सिंबल है, कॉलन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। कॉलन ऑपरेटर ये ब्लॉक को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ से आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस छोड़ के ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो एक ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पे जितने भी ये इंडिटेशन इसको बोलते हैं, ये जो स्पेस रखा गया है इस स्पेस को इंडिटेशन कहते हैं। और इस इंडेंट पे जितने भी लाइन लिखे जाएंगे वो सब इफ़ के ब्लॉक कहलाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे कि हमने लिखा इफ़ ए ग्रेटर दैन 60, ठीक है। एक जगह पर मैं दूसरी वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए बहुत ही इजी तरीके से। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रख लेता हूँ एम फॉर मार्क्स, ठीक है। किसी स्टूडेंट का मार्क्स कितना है? तो मार्क्स सपोज यहाँ पे आ गया है 78%, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें क्या ये 60, इसकी मार्क्स जो है वो 60 से एबव है। तो अगर हाँ, तो यहाँ पे हम कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे। कॉलन ऑपरेटर से ब्लॉक बनेगा और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इंडेंट छोड़ के, एक इंडेंट यहाँ पे, इंडेंट का मतलब कि कुछ पैराग्राफ, कुछ स्पेस छोड़ के स्टेटमेंट लिखेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और जो भी इस ब्लॉक में स्टेटमेंट होगा वो सारे ब्लॉक चलेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि पास, ठीक है। ये हो गया इफ़ का ब्लॉक। अब क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में हम जैसे लिखेंगे कोई भी, अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये इफ़ का ब्लॉक होगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइन नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया कि आई विल चेक, ठीक है। आई विल चेक हमने ऐसे सिंपल कोई भी आप अपनी स्टेटमेंट मैसेज जो भी है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। आउटपुट आएगा पास और फिर आएगा आई विल चेक, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा।
अगर यहाँ पे मार्क्स अगर हम यहाँ पे डालते हैं 50, तो यहाँ पे केवल आएगा आई विल चेक, ये स्टेटमेंट पास वाला जो है ये हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो हम इन सबको एक प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो यहाँ पे इफ़ की टेस्टिंग होगी, कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ की जो बॉडी बनेगा, जो ब्लॉक बनेगा, उसको रन कराएगा। फिर जब ये रन कर जाएगा तो फिर उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को रन कराएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सप्रेशन चेक होगा, फिर इसकी बॉडी चलेगी। अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ से पाइथन ऑन कर लेते हैं। अब हम इफ़ स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया अपना। अब हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए हम एक अलग से स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम जो भी अपना काम करेंगे अलग स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो इसके लिए हम न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल में हम अपना जो भी है कोडिंग है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया और मार्क्स में हमने रख दिया 78। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 60 से। अब क्या है कि अब हमें इसके बाद कॉलन देना पड़ेगा। कॉलन क्यों देना है कि इफ़ की ब्लॉक बनानी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, हमने इसमें मैसेज दे दिया पास। ठीक है, अब पास हो गया। अब हमने यहाँ पे और भी लिखना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ ब्लॉक, ताकि हमें पता चले कि अभी इफ़ की ब्लॉक का स्टेटमेंट रन कर रहा है। फिर हमने बैक कर दिया और बैक करने के बाद हम एक और प्रिंट मैसेज कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट इन इफ ब्लॉक। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एक करके समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कितना रख दिया है, 78 रख दिया। ठीक है, अब क्या है कि इफ़ यदि मार्क्स 60 से ग्रेटर हो। अब क्या है कि हमारे पास मार्क्स कितना है, 78, और कंडीशन है कि क्या ये 60 से ग्रेटर है। यदि मार्क्स 60 से ग्रेटर है तो क्या करो, तो उसको पास कर दो और इफ़ ब्लॉक प्रिंट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जब ये इफ़ की कंडीशन, इफ़ की ब्लॉक चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट को आप समझते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा, इफ का मतलब होता है कि ट्रू, अगर ट्रू होगा तभी चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो क्या हो। तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट को रन कराएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ, दैट मीन्स इफ अगर ट्रू होता है, इफ की जो कंडीशन दी गई है वो अगर ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ में जो कंडीशन दी गई है अगर वो फॉल्स होता है देन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट। तब क्या होगा, एल्स की जो ब्लॉक होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि यहाँ पे अब हमें दो ब्लॉक क्रिएट करने हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, दो ही हो सकते हैं, या तो सही होगा या तो गलत होगा कंडीशन। तो सही अगर कंडीशन होता है तो इफ की जो बॉडी है वो चलेगी, और अगर फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी चलेगी। यानी कि आप यहाँ सिंटैक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो ब्लॉक बनाए हैं और ब्लॉक बनाने के लिए हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कॉलन, तो कॉलन ऑपरेटर यूज किया गया। तो यहाँ पे इंडिकेशन देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा गैप करके आ रहा है। इफ एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं मार्क्स वाला ही एग्जांपल दूं तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 है तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या आ रहा था, पास, की पास हो जाए। अगर ये छोटा आ रहा था तो छोटा आ रहा था तो जो नेक्स्ट जो यहाँ पे लास्ट यानी कि बॉडी से जो कंडीशन से बाहर वाली बॉडी थी वो एग्जीक्यूट हो रहा था। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये कम हो यानी कि मार्क्स 60 से कम हो तो क्या हो, ये वाला लाइन ना चले और ये वाला लाइन चले। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल। ठीक है, हमने यहाँ पे फेल लिख दिया।
तो पास हो, यानी कि अगर 60 से एबव हो तो वो बंदा पास है, अगर 60% से कम है तो वो बंदा फेल है। तो इस तरीके के अब हमें कोडिंग करनी है। अब हमें दो ब्लॉक बनाने हैं, एक ब्लॉक जो होगा वो ट्रू वाला होगा और एक जो होगा वो फॉल्स वाला होगा। ओके, अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में ये है कि ऊपर से जो भी आगे का काम होते आएगा और यहाँ पे जो इफ की बॉडी आएगी वहां पे कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स ब्लॉक चलेगा। यानी कि अब हमें दो ब्लॉक बनाने हैं। ओके, और उसके बाद दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं, इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से अपना पाइथन ऑन कर लेते हैं और इसको मैं न्यू कर लेता हूँ और न्यू में इसको मैं पहले सेव भी कर लेता हूँ। इफ और एल्स .py, हमने यहाँ पे इफ और एल्स दोनों को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने if else .py नाम रख दिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रोग्राम हम एक बना लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ऑड इवन नंबर। ठीक है, ऑड, फाइंड ऑड और इवन नंबर। फाइंड ऑड और इवन नंबर, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इसमें क्या है, ऑड एंड इवन नंबर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑड और इवन नंबर, यानी कि हमारे पास एक नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर में कोई इनपुट होगा और इनपुट सपोज मान लेते हैं कि 8 हो चुका है। अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये ऑड है या इवन है। ऑड इवन कैसे चेक होता है, तो कोई नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या है, तो इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, तो इवन नंबर हमारा हो गया। अगर ये रिमाइंडर हमारा नहीं आता, सपोज अगर 7 नंबर है और उसको मैंने 2 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये नंबर क्या हो चुका है, ऑड नंबर। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो ये नंबर क्या है, तो इवन नंबर है। तो इस तरीके का हमें कुछ लॉजिक बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम जानते हैं कि रिमाइंडर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मॉडुलो ऑपरेटर का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए हम मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करेंगे। एंड कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वल टू पढ़ते हैं बट यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन दिया जाता है। तो हम इनके मदद से करेंगे, जैसे कि हमने लिखा 8 मॉडुलो 2 एंड इक्वल टू यहाँ पे 0। ओके, तो इस तरीके से कुछ होगा। तो हम इसका कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें एक नंबर चाहिए। नंबर कहाँ से आएगा और कैसा नंबर चाहिए, तो हमें इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, तो यूजर इनपुट करेगा। तो यूजर इनपुट करेगा तो क्या यूजर के लिए कोई मैसेज देना है, तो हाँ, तो उसे लिख दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, हमने यूजर के लिए एक मैसेज भी दे दिया। एंड अब क्या होगा कि अब नम को हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ यदि नम को डिवाइड करो 2 से और उसका रिमाइंडर चेक करो क्या 0 के बराबर है, नम मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। यदि हाँ तो इसकी ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करेंगे और प्रिंट कराएंगे कि यदि नंबर का जो रिमाइंडर आया है वो 0 के इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि नंबर जो नंबर है वो नंबर इज प्राइम इवन नंबर। ओके, और हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया, ये हमारा आउटपुट आएगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या हो, तो एल्स का एक ब्लॉक बनेगा और इस ब्लॉक में हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड।
ठीक है, इज ऑड नंबर। ठीक है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो एक वेरिएबल बनेगा, फर्स्ट लाइन चलेगा और ये यूजर इनपुट करेगा। यूजर कुछ भी इनपुट करता है, सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में 8 इनपुट करेगा, तो यहाँ चेक करेगा, रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, कि 8 इज इवन नंबर। यहाँ पे हमने वेरिएबल को भी प्रिंट करा लिया है और यहाँ पे मैसेज को भी प्रिंट करा लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट स्टेटमेंट इन दोनों को समझ रखा था, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं और मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हैं और एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा समझा हुआ था, तो हमने ऐसे कर लिया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने 7 इनपुट किया, तो यहाँ पे 0 की इक्विवेलेंट उसका रिमाइंडर नहीं होगा, तो इल्स का ब्लॉक चलेगा, यानी कि फर्स्ट वाला ब्लॉक नहीं रन करेगा, सेकंड वाला ब्लॉक, इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एक और हम लाइन लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, और इसका इंडिकेशन हम स्टार्टिंग में रखेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या देते हैं कि वी आर फाइंड ऑड और इवन नंबर। ओके, हमने ऑड और इवन नंबर को फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हम इसको F5 बटन करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ देखिए हमसे पूछ रहा है, लास्ट लाइन में आप देखेंगे एंटर अ इंट वैल्यू। तो इंट वैल्यू हम जैसे प्रेस करते हैं, सपोज 10, तो 10 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे 10 इज इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर है बिकॉज कि इसका रिमाइंडर कितना 0 के इक्विवेलेंट हो चुका होगा। ओके, तो अब हम एक बार और इसे रन करा के देखते हैं, एक बार और हम रन कराते हैं और यहाँ पे इंटर अ वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यू हम डाल देते हैं सपोज 15। तो 15 जैसे हमने डाल दिया, यहाँ आप देखेंगे कि 15 इज ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि हमने ऑड एंड इवन का एक प्रोग्राम बना लिया, और किसके मदद से, तो इफ एल्स स्टेटमेंट के मदद से। और इस तरीके के आप बहुत सारे कोडिंग को कर सकते हैं, इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोग्राम को बना सकते हैं। इफ एल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हमने इफ एंड एल्स का स्टेटमेंट को समझ लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट देखेंगे वो है इफ इफ एल्स। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे 3 स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इफ जो लिखा हुआ है, अभी अभी हमने जो पढ़ा था वो इफ था, फिर एल्स था। ठीक है, और फिर क्या है कि अगर हमें फिर कंडीशन चेक करना है, हमें 2 3 4 मतलब कि मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे हम इल्स के साथ ही अगर इफ लगा दें तो क्या होगा, तो इसको कंबाइन कर दिया गया है इल इफ। ठीक है, यानी कि इल्स फर्स्ट का यहाँ पे फॉल्स, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ आएगा इल्स में, तो इल्स में फिर इफ है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। अगर हमारे पास फिर और भी कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट में क्या है, तो फिर से इफ कंडीशन लिखी हुई है। यानी कि हम एक टाइम में मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। Here a user can decide among multiple option, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। The if statement are executed from the top down, यानी कि ये क्या होगा कि ये टॉप से डाउन की तरफ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स में हम जानते हैं कि फिर इफ लिखा हुआ है तो फिर इसकी कंडीशन चेक होगी। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाले इफ में आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा। और अगर लास्ट में इल्स अगर हम लिख देते हैं, यानी कि ये लास्ट हो चुका है, अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया तो इन बाकी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके बाद वाले कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट वो बाहर आ जाएगा अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसका हम यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पे देखेंगे,
इफ एक्सप्रेशन 1, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगा, अगर ये ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ है, इल्स पार्ट में आएगा और इल्स में फिर से इफ लिखा हुआ है, तो इफ में हमने फिर से कंडीशन दे दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसकी स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स होता है तो इल्स पार्ट में आएगा। और चूंकि यहाँ पे इफ नहीं है तो ये लास्ट है कि अगर इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट 3 पे। अगर कंडीशन यहीं पे ट्रू हो जाता तो ये इसको चेक नहीं करता और ना ही इसको प्रिंट कराता, वो डायरेक्ट पूरे ब्लॉक के बाद का जो नेक्स्ट वाला लाइनिंग होगा वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इफ इल्स का इस तरीके से यूज करते हैं। इसका फ्लो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि इफ कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो इसकी बॉडी चलेगी और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी चलेगी, यानी कि इसकी बॉडी चलेगी, अगर ये चल गया तो चलने के बाद क्या होगा तो वो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, तो अब नेक्स्ट इल्स की बॉडी में आएगा, जो इल्स ब्लॉक बना हुआ है उसमें आएगा। और इल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, क्यों? क्योंकि कंडीशन जो हमारा है ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो इल्स के पार्ट में आएगा, अदरवाइज इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर अगर दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो इल्स की ब्लॉक चलेगी और इसके बाद क्या हुआ तो जो कोडिंग की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसको हम कराएंगे। तो हम आते हैं पाइथन पे और हमारा ये आ चुका है और हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक और अलग प्रोग्राम रन करा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इन 3 नंबर, यानी कि हमारे पास 3 नंबर है और उन तीनों नंबर में कौन सबसे बड़ी वैल्यू है उसे चेक करना है। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन कराएंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को एक बार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, फिर इस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 नंबर है, 3 नंबर्स हैं और उन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, n1, n2 एंड n3। सपोज कि यहाँ पे आ गया है 8, यहाँ पे आ गया है 9 एंड यहाँ पे आ चुका है सपोज 10। इस तरीके से 3 नंबर्स है और इन तीनों नंबर में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। ओके, तो क्या करेंगे कि अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या, अब बारी बारी से क्या चेक, अब हमें क्या करना है, लॉजिक क्या है, तो जो हमारा नंबर 1 है उसको कंपेयर करेंगे नंबर 2 से, क्या ये ग्रेटर है। फिर चेक करेंगे कि क्या नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है, यानी कि इन दोनों से ये बड़ा संख्या है, यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो हमारा नंबर 1 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा प्रिंट कर दे कि 8, यानी कि नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, या फिर अब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू होता है और बाकी फॉल्स होता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चलेगा, यानी कि दोनों हमें ट्रू होना चाहिए। तो दोनों ट्रू होने के लिए हम बीच में क्या करेंगे कि एंड का यूज करेंगे, जो कि हमने पढ़ रखा था लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। अब सेकंड, अगर इसमें से कोई एक फॉल्स होता है, यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो यहाँ तो फॉल्स हो रहा है, ये भी फॉल्स हो रहा है और ये भी फॉल्स हो रहा है। सेकंड में हम क्या चेक करेंगे कि n2 को चेक करो क्या वो n1 से बड़ा है। अगर हाँ तो फिर क्या करो कि अब चेक करो कि क्या n2 n3 से बड़ा संख्या है। तो यहाँ पे तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि n2 हमारा क्या है 9 है और n1 8 है। यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो इसकी कंडीशन ट्रू आएगी, बट यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो n2 हमारा जो है वो 9 है और यहाँ पे n3 जो है वो हमारा क्या है तो
10 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पे एक ट्रू आ रहा है और एक फॉल्स आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारा काम नहीं करेगा, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगा। बीच में कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, एंड काम करेगा। ठीक है, फिर अब हम थर्ड टाइम चेक करेंगे। थर्ड टाइम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों छोटी संख्या है तो ऑब्वियसली जो n3 है वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम इलिफ के मदद से यूज करते हैं। आइए हम इसका कोडिंग करते हैं। तो क्या है कि हमें 3 नंबर्स चाहिए, तो 3 नंबर्स हमें इनपुट कराने पड़ेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, n1 असाइन इंट टाइप का हमें वैल्यू चाहिए, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। और इनपुट क्या करना है, तो एक इंटीजर वैल्यू करना है, इंटर फर्स्ट वैल्यू इंटर करना है। एंड और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी कर लिया और मैंने इसको नीचे पेस्ट कर दिया 2 बार, और यहाँ पे बस मैं चेंज कर देता हूँ n2 एंड n3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, और मैसेज भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया थर्ड, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, इंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। अब क्या करना है कि अब हमें कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या है कि इफ n1 ग्रेटर देन n2। ठीक है, एंड ये भी चेक करो कि क्या n1 n3 से भी बड़ी संख्या है। अगर हाँ तो क्या करो, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो। यहीं पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट n1 इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें लगाना है। नेक्स्ट क्या है, तो इल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम इल्स का यूज करते हैं, तो इल्स में ही हम कंडीशन लगा देते हैं इफ का, तो ये बन गया इलिफ। तो इलिफ में क्या होगा कि अब हमें n2 को चेक करना है, क्या n2 n1 से बड़ी संख्या है, एंड साथ में ये भी चेक करो कि n2 n3 से भी बड़ी संख्या है क्या। अगर हाँ तो क्या हो, तो ये लाइन हमारा प्रिंट कर दे। उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया n2 इज ग्रेटर देन। ओके, और फिर हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा, इल्स। अगर इन दोनों कंडीशन यानी कि n1 भी छोटा है और n2 भी छोटा है, दोनों अगर छोटा हो गया, तो लास्ट में हमारा ये प्रिंट आ जाए कि n3 इज ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरीके से हमने कोडिंग कर लिया, एंड पूरा इफ की जो भी हमारा कंडीशन था ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे एक आउटसाइड मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ, इसको रन करा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो रन हमने कराया, तो इसके लिए पहले सेव करने के लिए दे रहा है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इफ एंड इफ एंड एल्स py। यहाँ पे मेन ये ध्यान देखना है सेव करते वक्त कि इसका एक्सटेंशन .py होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे रन हुआ, यहाँ पे करा इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे 18। इंटर सेकंड नंबर में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30, एंड इंटर थर्ड नंबर इस बार मैं कम दे देता हूँ, सपोज 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कि 30 इज ग्रेटर देन। 30 क्या हो गया है, ग्रेटर देन मिल चुका है। एक बार हम फिर रन कराते हैं, और इस बार नंबर को हम चेंज करके रखेंगे। फिर से हम इसको रन कराएं, और इस बार हम नंबर रख दिए 10, और यहाँ पे हमने लिख दिया 15, एंड यहाँ पे हमने लिख लिया 18। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 18 आ चुका है। 18 इज ग्रेटर देन। ओके, तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर को यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो मेन फोकस था वो था स्टेटमेंट के ऊपर कि हम यहाँ पे दो कंडीशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये समझा कि हम एक बार में मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है, तो उसके लिए हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है और एक कंडीशन में ट्रू और फॉल्स दोनों प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम इफ एंड एल्स का यूज करते हैं।
अगर केवल हमारे पास एक ही ब्लॉक है, उसको चलाना है नहीं चलाना है, तो उसके लिए हम केवल इफ़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने 3 चीज़ समझ लिया, तीनों स्टेटमेंट को समझ लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को भी समझा और इसके दोनों टाइप्स को भी समझ लिए। फिर हमने इसमें समझा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को भी समझ लिया, और हमने सिंपल प्रोग्राम भी बनाया, 2-3 प्रोग्राम भी बनाकर इसको समझा और बहुत ही बेहतर तरीके से समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।